वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट विवियन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 11 की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने जीएसटी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व किया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू अपन ने जीएसटी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करी थी। आज उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं एक दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में, वो भी जीएसटी के साथ में ही है, क्योंकि जीएसटी को अपने को अच्छे से समझना है, इसीलिए अपन कंटिन्यूअसली बेसिस पर इस टॉपिक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि अपन जीएसटी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इजीली समझ सके। देखिए आज के इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने वो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गोपाल, ए ट्रेडर ऑफ दिल्ली। यानी कि आपको ये जो जर्नलाइज करने हैं ट्रांजैक्शंस, ये किसकी बुक्स में करने हैं? गोपाल की बुक्स में। यानी कि यहाँ पर अपन ने फॉर्मेट में लिख दिया जर्नल ऑफ गोपाल, ए ट्रेडर ऑफ दिल्ली। यानी कि गोपाल जो है वो बिजनेस कहां कर रहा है? दिल्ली में। ठीक है, अब आपको ये चीज आइडेंटिफाइड करनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किस ट्रांजैक्शंस में सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होगी और किस ट्रांजैक्शंस में आईजीएसटी कैलकुलेट होगी। क्योंकि जब अपन ने जीएसटी का सबसे पहले कैलकुलेशन पढ़ा था, जीएसटी के बारे में पढ़ा था, जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा था, तब अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था अपना इंट्रा स्टेट जीएसटी और एक था इंट्रा स्टेट जीएसटी। दोज जीएसटी या दोज गुड्स आर सोल्ड, इंट्रा स्टेट सेल्स कौन सा था? दोज गुड्स आर सोल्ड इन द विदिन द बाउंड्री ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट, यही तो था। यानी कि अब आपको ये देखना है कि अगर ये गोपाल ए ट्रेडर ऑफ दिल्ली गुड्स का सेल दिल्ली के अंदर ही करता है, तब तो अपने को सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैलकुलेशन करना है। लेकिन अगर ये गोपाल ट्रेडर ऑफ दिल्ली गुड्स सोल्ड द आउटसाइड ऑफ दिल्ली, अगर दिल्ली के बाहर ये गुड्स सेल करता है, तो अपने को क्या करना है? आईजीएसटी का कैलकुलेशन करना है। अपन ने क्वेश्चन जो लिख रखा है बोर्ड के ऊपर, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, आपके बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपन ने लिख रखा है। अब मैं ट्रांजेक्शन रीड कर देता हूं। पहला ट्रांजेक्शन, परचेज ए बिल्डिंग एंड इश्यूड ए चेक ऑफ ₹15 लाख। ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, पेड स्टैंप ड्यूटी बाय चेक ऑफ ₹90,000। थर्ड ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है परचेज मशीनरी फ्रॉम रैमसन चंडीगढ़। अब ये रैमसन कहां है? चंडीगढ़ में है। ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2 लाख। फोर्थ ट्रांजेक्शन लिखा है बोट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश ऑफ ₹10,000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है बोट computers from HP Limited Noida and amount paid by internet transfer ₹50,000। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है पेड वेजेस इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹2,500। हमने वेजेस का पेमेंट किया है। क्यों किया है? जो मशीनरी हमने खरीदी थी उसको इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए, अपने यहां उसको लगाने के लिए जो लेबर आई थी उसको वेजेस का पेमेंट किया है। अब नीचे लिख रखा है ऑल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग, स्टैंप ड्यूटी एंड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ जीएसटी। यानी कि इनको छोड़कर, किन को? परचेज ऑफ मशीनरी, स्टैंप ड्यूटी पेड और वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इन तीन ट्रांजेक्शंस को छोड़कर बाकी ट्रांजेक्शंस पर आपको जीएसटी का कैलकुलेशन करना है। और रेट क्या दे रखी है जीएसटी की? सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच एंड आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18% दे देता है। अब आपको बार बार मैं एक चीज बता रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि कहां पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैलकुलेशन करना है और कौन से ट्रांजेक्शंस में अपने को आईजीएसटी का कैलकुलेशन करना है। एक बार दोबारा से फटाफट रिकॉल कर ले। सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैलकुलेशन कब करेंगे? Within the goods are sold within the geographical boundary of a state। और आईजीएसटी का कैलकुलेशन कब करेंगे? When goods are sold beyond the geographical boundary of a state करते हैं। तो यहां पर जो स्टेट है, ट्रेडर्स कहां पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली के अंदर अगर कोई गुड्स सेल किया है विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट, तो अब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। और अगर दिल्ली के बाहर, यानी कि बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट, अगर दिल्ली के बाहर सेल किया है, तब हम आईजीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले अपन एंट्री करते हैं पहले ट्रांजैक्शंस की अपनी। पहला ट्रांजैक्शन
परचेज ए बिल्डिंग एंड इशूड ए चेक फॉर ऑफ ₹15 लाख। क्या परचेज किया? बिल्डिंग परचेज किया है। अब अपन ने सिंपल जर्नल एंट्री की अगर अपन बात करें जो कि अपन ने पहले कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग परचेज वर्ड तो सिर्फ गुड्स के लिए काम में लेते हैं, और गुड्स के अलावा अगर कोई असेट्स खरीदते हैं तो पर्टिकुलर असेट्स का नाम आता है। यानी कि अब यहां पर हमने क्या खरीदी है? मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, सॉरी, तो क्या नाम आएगा? बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब इस ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है, इसलिए नहीं कर रहे अपन। तो सिंपल सी एंट्री हो गई। और पेमेंट किससे किया है? चेक से किया है, तो टू बैंक अकाउंट। कितने रुपीस की है? 15 लाख। अमाउंट लिख देते हैं 15 लाख। नरेशन अपन लिख देंगे बिल्डिंग परचेज। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड स्टैंप ड्यूटी बाय चेक ऑफ ₹90,000। अब ये स्टैंप ड्यूटी क्या होती है? सब नया वर्ड आ गया आप लोगों के लिए। तो स्टैंप ड्यूटी, जब भी कोई असेट्स हम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हम देते हैं, गवर्नमेंट को जो ड्यूटीज पे करनी होती है, वो चीज कहलाती है स्टैंप ड्यूटी। ठीक है। अब ये चीज हमने स्टैंप ड्यूटी पेमेंट तो किया है, एक्सपेंसेस तो है, लेकिन ये चीज क्या है? सपोज देखो, एक चीज समझो, इस चीज को अपन ये कहते हैं कि सपोज आपने कोई बिल्डिंग कोई मशीनरी परचेज करी है, और वो कहां से परचेज करी है? जयपुर में। और आपका बिजनेस कहां सिचुएटेड है? लक्ष्मणगढ़ में। तो जयपुर से अगर लक्ष्मणगढ़ तक उस असेट्स को लेकर आते हैं, उस मशीनरी को लेकर आते हैं, तो बीच में ट्रांसपोर्टेशन का भी तो खर्चा लगता होगा, लोडिंग अनलोडिंग का भी खर्चा लगता होगा। जब आपके यहां वो बिल्डिंग मशीनरी पहुंच जाती है, तब आप उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हो। तो आप ये कहते हो क्या कि साहब हमने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी थी, 50,000 उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है और 10,000 उसकी लोडिंग अनलोडिंग है। अलग अलग बताते हो। लेकिन जब आपको ये पूछते हैं कि साहब कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आपके पास आकर पूछता है कि साहब ये मशीनरी आपके यहाँ कितने रुपए की आई, तो आप उसको कितना बताओगे? 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000, यानी कि 5 लाख 60,000 बताओगे, कॉस्ट बताओगे ना। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा था, जो लोडिंग अनलोडिंग लगी थी, वो उसने क्या किया? मशीन की कॉस्ट को इंक्रीज किया, यानी कि एसेट्स की वैल्यू को तो इंक्रीज किया था। तब हम यहाँ पर जो ये स्टैंप ड्यूटी दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? बिल्डिंग खरीदी थी, तो बिल्डिंग खरीदने के लिए जो रजिस्ट्रेशन हमने करवाई थी, रजिस्ट्री करवाई थी, उसके ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी लगी थी, वो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट को इंक्रीज करेगी। यानी कि दोबारा से एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। अब ये भी क्या किया है? चेक या कैश पेमेंट चेक से ही किया है, तो हम इसकी दूसरी एंट्री भी कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अब देखिए, आप ये कहोगे कि सर ये दोनों एंट्री तो सेम हो गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन ये दोनों एंट्री दो अलग अलग डेट्स को है, क्योंकि जिस डेट को आपने बिल्डिंग का पेमेंट किया, उसके नेक्स्ट डेट, उसके आगे की डेट पर ही तो रजिस्ट्रेशन होगा। तो यानी कि रजिस्ट्रेशन की डेट पर यह एंट्री होगी। ये दोनों एंट्री सेम तो है, लेकिन दोनों की डेट्स अलग अलग होने की वजह से हम इसको अलग अलग एंट्री कर रहे हैं। अब ये कितने रुपए का पेमेंट किया? 90,000 का। 90,000 का नरेशन में अपन लिख देंगे बिल स्टैंप ड्यूटी पेड ऑन बिल्डिंग। क्लियर है? थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज ए मशीनरी फ्रॉम रैमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2 लाख। अब मशीनरी परचेज करिए, किससे करी है? रैमसन से। और रैमसन कहां है? चंडीगढ़ में। और गोपाल कहां है? दिल्ली में। यानी कि अब जीएसटी का कैलकुलेशन करना है अपने को, तो कौन सा जीएसटी करें? सीजीएसटी, एसजीएसटी करें या आईजीएसटी करें? आईजीएसटी करें ना। क्यों? क्योंकि रैमसन कहां है? चंडीगढ़ में है ना। तब अपन एंट्री क्या कर लेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। अब इसको क्या दिया है? क्रेडिट में खरीदा है, यानी कि उधार है,
कैश तो पेमेंट किया नहीं है, तो किससे खरीदा है? टू लेमसन्स अकाउंट। क्लियर? मशीनरी कितने रुपए की परचेज करी? 2 लाख रुपीज की। 2 लाख रुपीज का 18% की रेट से जीएसटी का कैलकुलेशन करना है। क्यों करना है 18? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जीएसटी की आईजीएसटी की रेट कितनी है? 18%। तो 2 लाख इंटू 18 अपॉन 100 36,000। तो टोटल रैमसन को पेमेंट कितना करना है? 2,36,000। नरेशन अपना आ जाएगा बैंक मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम रैमसन्स चंडीगढ़। क्लियर है? यानी कि थर्ड ट्रांजेक्शन भी अपन ने कर लिया। अब बात करते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन की। देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है? बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली। अब ये फॉर कैश। अब ये हिंद ट्रेडर्स कहाँ है? दिल्ली में ही है, और गोपाल खुद दिल्ली में है। गोपाल ऑफ ट्रेडर है दिल्ली। तो यहां पर हम कौन सा जीएसटी कैलकुलेट करेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमने फोर्थ ट्रांजेक्शन की एंट्री करी। क्या परचेज किया? फर्नीचर। तो एंट्री कर देते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू अब कैश में परचेज किया है तो टू कैश अकाउंट। फर्नीचर कितने रुपीस का परचेज किया? 10,000 रुपीस का। 10,000 का फर्नीचर परचेज कर लिया। अब इस 10,000 का 9% की रेट से जीएसटी का कैलकुलेशन करना है। तो 9% की रेट से जीएसटी का कैलकुलेशन करते हैं तो अमाउंट कितनी आ जाती है? 900। टोटल कैश का पेमेंट कर दिया कितना आपने? 11,800। नरेशन लिख देते हैं being furniture purchased। ये लो सब अपन ने एंट्री कर दी। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5 की। देखिए 5th ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है? बॉट कंप्यूटर्स फ्रॉम एचपी लिमिटेड नोएडा। अब ये कहां है? नोएडा में है। और गोपाल कहां है? दिल्ली में। यानी कि फिर से जीएसटी कौन सा लगेगा? आईजीएसटी का कैलकुलेशन होगा। अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। इंटरनेट ट्रांसफर मतलब अपन ने ऑनलाइन पेमेंट किया है, और जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो क्या कैश कम होता है? नहीं होता ना, बैंक बैलेंस कम होता है। यानी कि पैसा कहां से डेबिट हुआ? बैंक से। यानी कि पेमेंट कैसे माना जाएगा? बैंक के थ्रू माना जाएगा। क्या परचेज किया? कंप्यूटर्स। एंट्री लिख देंगे कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कंप्यूटर्स कितने रुपीस का परचेज किया साहब? 50,000 रुपीस का। 50,000 रुपीस का। 50,000 का 18% की रेट से आईजीएसटी कैलकुलेट करना है। तो 15,000 का 18% की रेट से आईजीएसटी कितना हो जाता है? 9,000। टोटल पेमेंट कितना करना है अपने को? 59,000 का। यानी कि अब अपन नरेशन लिख देंगे बीइंग कंप्यूटर्स परचेज्ड फ्रॉम एचपी लिमिटेड नोएडा। हो गया कि नहीं हो गया? अगला ट्रांजेक्शन लास्ट 6th ट्रांजेक्शन। पेड वेजेस इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹2,500।
मशीनरी के लिए अपने ने वेजेस का पेमेंट किया। अब वापस वही चीज आ जाती है, जब मशीनरी खरीदी है तो उसको लेकर आने का ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग अनलोडिंग मशीनरी की कॉस्ट को इंक्लूड करता है। और ये वेजेस किस लिए दे रखा है? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यानी कि जब तक वो मशीनरी जो आपने परचेज करी है आपके यहाँ ऑपरेटिंग कंडीशन तक नहीं आ जाती है, तब तक उस पर किया गया खर्चा उसकी एसेट्स को ही इंक्रीज करता है, उसकी कॉस्ट को इंक्रीज करता है। यही बात है। तो हमने वापस एंट्री कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 2500। नरेशन अपन लिख देंगे being wages for installation of machinery paid। ये नरेशन अपन ने लिख दिया, ठीक है। अभी यहां पर जीएसटी का कैलकुलेशन करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है The all transaction except purchase of building, stamp duty and wages for installation of machinery, यानी कि इन 3 ट्रांजेक्शन को छोड़कर तो यहाँ पर हमने जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं किया है। क्लियर है? सिंपल था। अपन ने क्या किया कि अपन को ये आइडेंटिफाइड करने के लिए कि किस ट्रांजेक्शन्स में अपने को सीजीएसटी का कैलकुलेशन करना है, एसजीएसटी का करना है, और किस ट्रांजेक्शन्स में अपने को आईजीएसटी का कैलकुलेशन करना है, अपन ने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है, समझने की कोशिश करी है। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक्स में हैं, आपको उनको सोल्व करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन फिर एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ, इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि अपन ने इस टॉपिक को इतने लंबे पीरियड के लिए लिया है, यानी इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा पता है आपको। तो मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको सोल्व करना है। अगले चैप्टर में, अगली ऑनलाइन क्लास में अपन इसी टॉपिक के एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।